हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। सो वी हैव टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 3 फ्रॉम इश्यूज ऑफ वर्कर्स। The first textile mill was started in Mumbai on 11th of July 1851 by Kawasji Dawar. Eventually, mills started in Dadar, Paral, Bhaikala, Shivdi, प्रभा देवी एंड वर्ली। तो सबसे पहला जो टेक्सटाइल मिल था, कपड़ों की इंडस्ट्री थी, वो मुंबई में स्टार्ट हुई थी 11 जुलाई 1851 में, जो कावासी दवार ने स्टार्ट की थी। उसके बाद बहुत सारे प्लेसेस थे, जैसे दादर हो गया, पराल, भावकाला, शिवडी, प्रभा देवी, वर्ली, ये सारी जगहों में भी टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हो गए थे। दिस पार्ट केम टू बी नोन एज गिरान गांव और टाउन ऑफ मिल्स, और इस पार्ट का नाम पड़ गया गिरान गांव या फिर टाउन्स ऑफ मिल्स, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। In the 1980s, the increasing unrest among workers was due to the economic conditions in other sectors. In some industries, the wages of the workers were increasing. They were also getting more amount as bonus. They were getting more facilities than the textile mill workers. तो 1980s तक क्या हुआ था कि जो भी वर्कर्स थे उनमें बहुत ज़्यादा अनरेस्ट आ चुका था। मतलब वो एक स्टेबल कंडीशन में काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन सम इंडस्ट्रीज़ द वेजेस ऑफ वर्कर्स वर इंक्रीजिंग। इसीलिए धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ में क्या किया जा रहा था कि वर्कर्स के वेजेस भी बढ़ाए जा रहे थे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोनस भी दिया जा रहा था। लेकिन जो टेक्सटाइल मिल वर्कर्स थे उनके साथ ऐसा नहीं था। उन्हें वेजेस भी कम मिल रहे थे, बोनस भी नहीं मिल रहा था, इसलिए उनमें अनरेस्ट बहुत ही ज़्यादा था। महात्मा ज्योतिराव फुले's एसोसिएशन नारायण मेघाजी लोखंडे's efforts resulted in the weekly Sunday holiday for mill workers from 1st of July 1882। जो महात्मा ज्योतिराव फूले के एसोसिएट थे नारायण मेघाजी लोखंडे, उन्होंने बहुत कोशिश की, एफर्ट्स लगाए कि जो मिल वर्कर्स हैं उन्हें कम से कम हफ्ते में एक दिन छुट्टी दिलाई जाए, और उनके जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल हुए और वीकली संडे हॉलीडे मिलने लगे मिल वर्कर्स को 1st of July 1882 से। इन द दिवाली ऑफ 1981 द वर्कर्स एक्सपेक्टेड टू गेट अ बोनस ऑफ 20%। The Rashtriya Mill Mazdoor Sangh, which was negotiating with the employers, agreed upon 8 to 17% bonus without getting the workers into confidence। और 1981 में ये प्लान किया गया कि जो दिवाली का फेस्टिवल आएगा उसमें वर्कर्स को 20% बोनस दिया जाएगा। राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो था, जो एसोसिएशन था ऑफ लेबर्स, वो लोगों ने एम्प्लॉयर्स जो एक्चुअली रखते हैं, एम्प्लॉयर्स कौन होते हैं, जो जॉब में रखते हैं एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, तो जो एम्प्लॉयर्स थे उनके साथ नेगोशिएशन किया कि आपको हमें 8 to 17% बोनस तो देना ही पड़ेगा। द कट इन द बोनस प्रूव टू बी द कॉज ऑफ अनरेस्ट। लेकिन इस चीज़ के लिए भले ही एम्प्लॉयर्स अग्री हो गए कि वो 8 to 17% बोनस देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, और इसी कारण से वर्कर्स में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट आ गया। सम वर्कर्स वर वेंट टू डॉक्टर दत्ता समंत। दे आस्क्ड हिम टू एक्सेप्ट देयर लीडरशिप। Workers of 65 mills came together and Dr. दत्ता समंत led the strike। और इसके बाद जो वर्कर्स थे वो डॉक्टर दत्ता समंत के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लीडर बनिए और हम सब मिलके स्ट्राइक करेंगे। और उसके बाद 65 मिल्स के जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर दत्ता समंत। On 18th of January 1982, 2.5 lakh workers went on a strike. Girangaon mills stopped running, making it seem like Mumbai's heart stopped throbbing। और 18th of January 1982 को 2.5 लाख वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए अपना काम छोड़ के। और जो गिरनगांव मिल था
उसे रोकना पड़ा क्योंकि सारे वर्कर्स तो स्ट्राइक पे आ गए थे और उस समय ऐसा लग रहा था कि मुंबई का जो दिल है उसने धड़कना छोड़ दिया है। मतलब पूरी मुंबई लगभग एक ग्लोरी थे वो जो इंडस्ट्री थी वो ग्लोरी थी मुंबई की। और कहीं ना कहीं जब सारे वर्कर्स स्ट्राइक पे आ गए उसके बाद से ऐसा फील होने लगा कि मुंबई की ग्लोरी चली गई है, मुंबई की शाइन चली गई है। The working class has contributed culturally as well as through theater, folk art and literature. Anna Bhau Sathe, Shahir Amar Sheikh, Shahir Sable were popular for their programs aimed at public education. Poets like Narayan Sarve, Namdev Dhasal, etc. portrayed the real life of the workers through their poems. तो जितने भी वर्किंग क्लास थे, काम करने वाले लोग थे, वो लोगों ने कल्चरली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। जैसे फोक थिएटर्स हो गए, फोक आर्ट हो गए, लिटरेचर हो गए। जैसे अन्ना भाऊ साथे, शाहिर अमर शेख, शाहिर साबले, ये सारे पॉपुलर थे क्योंकि ये लोग जो भी प्रोग्राम करते थे उसका एम होता था लोगों तक एजुकेशन प्रोवाइड करना, पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड करना। कुछ पोएट्स थे जैसे नारायण सर्वे थे, नामदेव धसाल थे, ये सब क्या करते थे कि अपनी पोएम्स के थ्रू वर्कर्स की जो उस समय की रियल कंडीशन है वो पोर्ट्रे करते थे। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बैरिस्टर AR Antule set up a committee to resolve this issue. Later, Baba Saheb Bhosle became the Chief Minister of Maharashtra state. He insisted that as per law he would talk only with Rashtriya Mil Mazdoor Sangh. Dr. Datta Samant demanded that the law be revoked. जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के उस समय बैरिस्टर AR अंतुले, उन्होंने एक कमिटी सेटअप की ये मिल्स की जो भी प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करने के लिए। लेटर ऑन उनके बाद बाबा साहेब भोसले जो नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर हुए महाराष्ट्र स्टेट के, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ जो कि एसोसिएशन है लेबर्स का, उनसे ही बात करेंगे, उसके अलावा किसी से बात नहीं करेंगे क्योंकि यही लॉ है। लेकिन जो लीडर थे इन मिल वर्कर्स के, डॉक्टर दत्ता समंत, उन्होंने कहा कि लॉ तोड़ना पड़ेगा और आपको हमसे बात करनी पड़ेगी। In the beginning, the striking workers received help from their native villages. It was also very difficult for them to help each other. They set up departmental committees and distributed food grains, assistance in the form of funds, etc. स्टार्टिंग में जब इन वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था तो आसपास के जो इनके नेटिव के विलेजेस थे वहाँ से ये लोगों को हेल्प मिल जा रही थी। लेकिन वो लोग भी कितने दिनों तक हेल्प करते, इसलिए इन वर्कर्स को एक दूसरे की हेल्प ही करनी पड़ रही थी। और इसी कारण से ये लोगों ने अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कमेटी बना ली थी और खाना भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे एक दूसरे के बीच में। The left parties had supported the strike. As the strike dragged on, efforts were made to split the striking workers' rank. Even as the strike completed 6 months, the central government completely ignored it. और जो पार्टी पावर में थी उसके अलावा जो अपोजिशन में पार्टी थी वो पार्टीज़ ने इन मिल वर्कर्स का सपोर्ट किया। जो स्ट्राइक था बहुत ज़्यादा ही खींचा जा रहा था, लगभग 6 महीने हो चुके थे स्ट्राइक को चलते, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं दे रही थी, उस स्ट्राइक का कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। द वर्कर्स स्टार्टेड jail bharo agitation in September 1982. 1.5 lakh workers took a march on Legislative Assembly of Maharashtra state. It did not help at all. The strike completed a year. This was the first strike to have gone on for a year. In this period, about 1.5 lakh workers became unemployed. और जो वर्कर्स थे जब उन्हें समझ आया कि कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये लोगों ने जेल भरो एगिटेशन स्टार्ट किया। सितंबर 1982 में 1.5 लाख वर्कर्स जो स्ट्राइक में बैठे थे, इन लोगों ने मार्च किया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ महाराष्ट्र स्टेट पे, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लगभग इस स्ट्राइक को 1 साल हो गए लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इस स्ट्राइक का सिर्फ एक ही रिजल्ट हुआ, वो ये हुआ कि ये इतने सारे जो वर्कर्स थे सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, इनकी नौकरी चली गई। लेकिन ये जो डिमांड्स रख रहे थे उस डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया। अब पॉलिस्टर हैड कम इनटू ग्रेटर डिमांड देन कॉटन क्लॉथ।
The sale of milk cloth had already got affected. The mills moved from Mumbai to Surat in Gujarat. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कॉटन क्लॉथ का अल्टरनेटिव आ गया पॉलिस्टर, और उसकी ज़्यादा डिमांड हो गई मार्केट में, मे बी उसके रेट्स बहुत कम होंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए और इसलिए मिल्क क्लॉथ के जो कपड़े थे जो बिकते थे उनकी जो डिमांड है वो रिड्यूस हो गई, तो ऐसे भी उनके सेल को इफ़ेक्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो मुंबई में मिल्स थे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया सूरत एंड गुजरात में। The central government nationalized 13 textile mills. Appointment of arbitrators did not help to resolve the issue. और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि नेशनलाइज कर दिया लगभग 13 टेक्सटाइल मिल्स को, और बहुत सारे आर्बिट्रेटर्स मतलब लोग भेजे गए जो इन मिल वर्कर्स से बात करे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई। Now coming to new economic policy, the year 1991 is very important in the history of modern India. हमारे मॉडर्न इंडिया के लिए 1991 जो ईयर है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बारे में इफ़ आप 11th-12th में कॉमर्स लेते हैं तो इस बारे में बहुत ज़्यादा ही डेप्थ में इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आप लोग। After the 10th general election, P.V. Narasimha Rao became the Prime Minister of India. With Dr. Manmohan Singh as Finance Minister, he adopted the new economic policy of linking India's economy with the global economy. जो 10th जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिया का, उसमें पीवी नरसिम्हा राव हमारे न्यू प्राइम मिनिस्टर थे और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये लोगों ने एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसमें ये सोचा गया कि इंडियन इकोनॉमी को अब ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ा जाए, मतलब ग्लोबलाइजेशन किया जाए। इसका मतलब है कि पहले बहुत ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं किया जाता था, मेनली बाहर से जो चीज़ें आती थी वो ज़्यादा नहीं आती थी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते थे इफ़ कोई भी चीज़ बाहर से एक्सपोर्ट की जा रही है तो, एंड हमारी इकोनॉमी को सीमित कर दिया गया था हमारे कंट्री तक ही। लेकिन ये जो ग्लोबलाइजेशन किया गया, हमारी इकोनॉमी को बाहर की इकोनॉमी के साथ मिक्स किया गया, ये इस 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में किया गया था। For this, fundamental changes were brought about in the Indian economy. Indian economy was brought in tune with global mainstream. और इसीलिए हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी थी उसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए, हमारी इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मिक्स किया गया, या कहते हैं कि हम ग्लोबल इकोनॉमी फेस करने लगे। During this period, Indian economy was in crisis situation. Before the P.V. Narasimha Rao government took charge, Chandrasekhar was the Prime Minister. During his tenure, the rate of inflation was 17%. हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हम क्राइसिस में थे। पीवी नरसिम्हा राव की जो गवर्नमेंट आई उसके पहले जब प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी उस समय हमारे कंट्री में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 17% था। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब होता है प्राइसेस का इंक्रीज़ हो जाना, एंड प्राइसेस इंक्रीज़ कब होते हैं? उस समय होते हैं जब किसी भी चीज़ की जो डिमांड होती है, लोगों को जो चीज़ चाहिए, कमोडिटी चाहिए, वो चीज़ बहुत कम है लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लेशन होता है। आप खुद सोचो, इफ़ 100 लोग हैं, 100 लोगों को कोई प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट सिर्फ 20 है, तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है और प्रोडक्शन सिर्फ 20 का ही है, तो वो 20 जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही हाई रेट में सेल होगा, बहुत हाई रेट में वो सेल होगा। इसीलिए इन्फ्लेशन का रेट जो होता है, हम जब कहते हैं इन्फ्लेशन का रेट इंक्रीज़ हो गया तो ये माना जाता है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस में है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना हो नहीं पा रहा है एंड बहुत ज़्यादा ही डिमांड्स है। तो चंद्रशेखर जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय 17% था रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जो बहुत ही ज़्यादा था। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हैड गॉन डाउन बाय 1.1%. India had foreign exchange reserves only enough to last for imports for a week.
हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था, मतलब हमारी इकोनॉमी हर साल कितना ग्रो कर रही है, ये जो रेट था ये 1.1% गिर चुका था। नेक्स्ट, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स थे वो भी सिर्फ इतने ही थे कि हम कुछ इंपोर्ट्स कर सकते थे कुछ वीक्स तक। इट हैड बिकम डिफिकल्ट टू पे बैक इट्स लोन एंड इवन गिव द इंटरेस्ट ऑन इट। In May 1991, the government had tried to control the situation by selling some of its gold reserves and by mortgaging some. हमारी इकोनॉमी इतने ख़राब सिचुएशन में थी कि हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लोन्स लिए थे, हम वो लोन पे बैक करने की भी सिचुएशन में नहीं थे और ना ही उस लोन का इंटरेस्ट पे करने की सिचुएशन में थे। मई 1991 में गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया, अपने कुछ गोल्ड के जो रिजर्व्स थे वो बेचे और कुछ मोर्टगेज किए का मतलब है कि लोन लिया एंड उस लोन में सिक्योरिटी के नाम पर वो गोल्ड दिया। Before the Chandrasekhar government, the VP Singh government had incurred a liability of over 10,000 crore rupees on the economy by waiving off the loan of all the farmers. चंद्रशेखर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी गवर्नमेंट से पहले जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने एक लाइबिलिटी ली थी या लाइबिलिटी की थी 10,000 करोड़ रुपीस की हमारी इकोनॉमी पे। और ये कैसे की थी कि जितने भी फार्मर्स थे उनके लोन माफ़ कर दिए थे। The proportion of internal loans of central and state government together to the gross domestic product was 55%. In 1980 to 81, foreign loan was 2,350 crore dollars. It increased to 8,380 crore dollars in 1990 to 1991. खुद सोचो, सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि इंटरनल लोन्स जो थे, जो हमारी गवर्नमेंट ने अपने ही कंट्री पे लोन उठाए हुए थे, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने, वो लगभग 55% थे हमारे जीडीपी पे। मतलब हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता उसका 55% तो सिर्फ लोन पे करने में जाता। नेक्स्ट, 1980 और 81 में फॉरेन से लिए हुए जो लोन्स थे हमारे कंट्री के, वो 2,350 करोड़ थे, जो 1991 तक इंक्रीज हो गए थे 8,380 करोड़ डॉलर्स तक। तो आप खुद समझो इस समय सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा बर्डन था। एट दिस टाइम इंडिया हैड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ ओनली 100 करोड़ डॉलर्स, और हमारे पास जो कुछ बचे कुचे रिजर्व्स थे फॉरेन एक्सचेंज के, वो भी सिर्फ 100 करोड़ के ही थे। दिस ऑल्सो हैड द background of the increased oil prices due to invasion of Kuwait by Iraq. It became difficult for India to raise a loan. Even the non-resident Indians started withdrawing their deposit in foreign currency from India. और साथ ही साथ इस समय क्या हो रहा था कि इराक पे कुवैत का इन्वेजन था, मतलब अटैक कर दिया था कुवैत ने, जिस कारण से ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ ऑयल का हो नहीं पा रहा था एंड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, जिस कारण से हमारे देश पे और ज़्यादा लोन बढ़ते जा रहा था। क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल तो हमें लगता ही और हमें उसे लेने के लिए लोन लेना पड़ता, और इसीलिए हम पे लोन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था। और जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस थे, ऐसे इंडियंस जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, वो लोगों ने भी जो हमारे कंट्री पे फॉरेन करेंसी इन्वेस्ट की थी, डिपॉजिट की थी, वो वापस लेते जा रहे थे। नाउ कमिंग टू रेमेडीज, PV Narasimha Rao appointed Dr. Manmohan Singh as finance minister in order to find a way out of this situation. Dr. Singh undertook many corrective measures. The situation began to change. और जो प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया, और उसके बाद डॉक्टर सिंह ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे मेजर्स लेकर सिचुएशन को संभाला और सिचुएशन में चेंजेस आने लगे। ही रिमूव द रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट,
he restricted the license system to 18 industries. In view of increasing losses in the public sector, he opened up the public sector for investment by private industries. In order to bring the share market under control, he established the Security Exchange Board of India in 1992. National Stock Exchange was computerized. He gave priority to remove the specter of recession. आप देखिए कितनी सारी चीज़ें थी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज फाइनेंस मिनिस्टर की थी, जिसके बाद हमारी इकोनॉमी एक सही कंडीशन में आ पाई। सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगे थे कि बाहर के लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, वो रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया। नेक्स्ट क्या किया कि जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंस का सिस्टम था कि आप लाइसेंस के बिना ये इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हो, एंड उस लाइसेंस में भी बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर था। तो 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ पे लाइसेंस वाला सिस्टम हटा दिया गया। नेक्स्ट ये जब समझ में आया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं पब्लिक सेक्टर के, उनमें कितना ज़्यादा लॉस हो रहा है, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर को ये फ्रीडम दी गई कि आप आकर प्राइवेटाइजेशन कर सकते हो, आप चाहो तो हमारी इंडस्ट्रीज़ खरीद सकते हो, मतलब गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज़ जिनमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, इसलिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी को 1992 में सेटअप किया गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो था उसे पूरा कंप्यूटराइज किया गया। एंड नेक्स्ट, और इसी तरीके से उन्होंने स्पेक्टर ऑफ रिसेशन को रिमूव किया। इसका मतलब लोगों के मन में जो ये था कि हमारे देश में फिर से मंदी आ जाएगी, फिर से हम इसी तरह लॉस में रहेंगे, हमारी इकोनॉमी का डाउनफॉल ही होता रहेगा, हमारी नेशनल इनकम डिक्रीज़ होती रहेगी, ये जो थॉट था इसे कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ग्रू ड्यूरिंग द फर्स्ट टेन्योर ऑफ डॉक्टर मनमोहन सिंह एज फाइनेंस मिनिस्टर. India could recover the gold mortgaged with the Bank of England. The government got the support of capitalist class as well as the middle class. अब क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने इतनी फ्रीडम दे दी प्राइवेट सेक्टर को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रीडम दे दी, तो धीरे धीरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आने लगी हमारी कंट्री पे। नेक्स्ट, इंडिया ने जो गोल्ड अपने रिजर्व्स दिए थे बैंक ऑफ इंग्लैंड को फॉर मोर्टगेज, वो भी वापस ले लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट को जितने भी कैपिटलिस्ट क्लास थे, जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, वो सबका सपोर्ट मिलने लगा, और साथ ही साथ मिडिल क्लास का भी सपोर्ट गवर्नमेंट को कम्प्लीटली मिलने लगा। As the government opened up the telecom sector, mobile phone services started all over the country. Dr. Manmohan Singh signed the agreement with the World Trade Organization and launched the policy of privatization, liberalization and globalization. तो जैसे जैसे हमारी कंट्री ने टेलीकॉम सेक्टर फ्री किया, ओपन किया, वैसे ही हमारे पूरे देश में मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह ने एक अग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तीनों चीज़ें हुई। नाउ कमिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. In 1995, India became a member of World Trade Organization. The organization had the following objectives. हमारी कंट्री 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की एक मेंबर बन गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स थे, लेट्स सी. टू फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, टू पुट एन एंड टू ऑल दोज डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, restrictions, rules and policies that are hurdles in the way of international free trade, and to regulate global trade with the help of a formal multi-party mechanism. इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि कंट्रीज़ के बीच एक फ्री ट्रेड हो, ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना लगे, ज़्यादा टैक्स ना लगे। नेक्स्ट, ऐसे लॉज जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, या फ्री ट्रेड में, इंटरनेशनल फ्री ट्रेड के रास्ते में हर्डल्स बनकर आते हैं, उन्हें हटाया जाए। नेक्स्ट, ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, इसका काम था कि ग्लोबली जो ट्रेडिंग हो रही है उसे कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल करे? जो अलग अलग मल्टी पार्टी मैकेनिज़्म चलता है कंट्रीज़ में, उनकी हेल्प से।
मतलब हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की हेल्प से ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड existed at the international level before the World Trade Organization came into being. It regulated commerce. In India, they were opposed extreme views about the World Trade Organization. General Agreement on Tariffs and Trade इंटरनेशनल लेवल में था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पहले, जो कॉमर्स को संभालता था। हमारी कंट्री ने जब ये डिसाइड किया कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनेंगे, तो इंडिया में बहुत सारे लोग थे जिन लोगों ने अपोज किया, लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले ली। द प्रोविजंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आर रिगार्डिंग ग्रांट्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग प्रोविजंस हैं वो इस चीज़ पर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, कंट्री के एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी पे, सर्विसेज पे। द सेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ rapidly commercialized since India became member of World Trade Organization. As per the various reports of World Trade Organization, India has made a considerable improvement in different areas like reduction in below poverty line population, decline in infant mortality, availability of facilities regarding drinking water and waste water management. अब जो अलग अलग सेक्टर थे, इलेक्ट्रिसिटी के, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के, एजुकेशन के, हेल्थ के, वो धीरे धीरे कमर्शलाइज्ड होने लगे। मतलब पहले इन सेक्टर्स पे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि गवर्नमेंट ही ध्यान देती थी, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था और उस इन्वेस्टमेंट के बाद ज़्यादा प्रॉफिट मिलता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे ये कमर्शलाइज्ड होने लगे, प्राइवेट सेक्टर भी इस फील्ड में आने लगे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुकी थी। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वेरियस रिपोर्ट्स हम देखें तो इंडिया ने सारे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। जैसे इंडिया की जो लाइन थी, पॉवर्टी लाइन थी, वो डिक्रीज़ होने लगी, पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था, मतलब इसका मतलब है बच्चे पैदा होते ही जो मर जाते थे, वो चीज़ में डिक्लाइन आया। अच्छी वाटर फैसिलिटीज़ मिलने लगी, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट सही होने लगा। मतलब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप था एंड ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। मतलब हमारी इकनॉमी जो हमेशा से रिसेशन में रहने लगी थी, एकदम से इकनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंज आया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया एंड ये स्टेप जो लिया गया था इसे बहुत सही स्टेप माना गया। इंडिया साइंड द साउथ एशियन preferential trade agreement along the line of World Trade Organization. India removed the import restriction on several commodities for SARS countries. India also gave discount on import duties. India opened up the insurance sector to private and foreign investment. इंडिया ने साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट जो सार्क कंट्रीज़ थी, इन कंट्रीज़ के ऊपर इंपोर्ट में जो रेस्ट्रिक्शन था अलग अलग कमोडिटीज़ पे, वो हटा दिया गया। साथ ही साथ इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया गया। मतलब आप हमारे देश से कोई सामान लेते हो, हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत ही कम प्राइसेस में हम वो करेंगे ताकि हमारा इंपोर्ट इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट इंश्योरेंस का जो सेक्टर था उस पर भी प्राइवेटाइजेशन किया गया। साथ ही साथ उस सेक्टर पे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को तो आने दिया ही गया, साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी आने दिया गया। इन दिस वे वी हैव लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ इंडियाज़ इकनॉमी। वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम मिक्स्ड इकनॉमी टू ग्लोबलाइजेशन। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अदर फील्ड्स। तो इस चैप्टर में हमने एक कंप्लीट इंडिया की इकनॉमी की जर्नी देखी। हमने ये जाना कि कैसे हम मिक्स्ड इकनॉमी से ग्लोबलाइजेशन में आए। आज भी हमारी इकनॉमी मिक्स्ड इकनॉमी है, लेकिन हमारी इकनॉमी में ग्लोबलाइजेशन है, हम ग्लोबल लेवल पर हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री ने दूसरे फील्ड्स पे किस तरीके से प्रोग्रेस किया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें शॉर्ट कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।